सेशंस के दौरान एक बात बताई थी कि मैं जनरल टिप्स जो है अभी देना थोड़ा अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड सेशन जो है हम प्लान कर रहे थे और आज मैं आया हूं आप सभी के सामने उसी सेशन को लेके। इसीलिए एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का एक आखिरी बार स्वागत है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। ऊपर से सबसे ज्यादा स्ट्रेस आप लोग के ही जितना स्ट्रेस मुझे भी है, क्योंकि पहला पेपर ही है एडवांस अकाउंट्स, जो कि मैंने आप लोगों को आखिरी एक महीने में पढ़ाया है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने 3 दिन, 3 days टू गो गाइस। T-3 days बचे हैं सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट होने में। डी डे के लिए यानी कि जंग की मैदान में उतरने का समय जो है अब आ चुका है गाइस। क्या सब तैयार हो? बोलो, क्या सब तैयार हो? लो, मैं बोलो बोलो बोल रहा हूं, भूल गया लाइव सेशन नहीं है भैया। कोई बात नहीं, चलो। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। कुछ भी डाउट हो, मैंने पहले भी बोला, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। तो आज मैं क्यों आया हूं? आज मैं आया हूं कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल लेके जिनको पॉपुलर कल्चर में आजकल FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी बोला जाता है। ये कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जिनके थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी जनरल टिप्स या स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। कुछ ऐसे सवाल है ये जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आखिरी 15 दिन यानी कौन से? एग्जाम के पिछले वाले नहीं, एग्जाम के दौरान वाले 15 दिन जो होते हैं, यानी असली जंग के 15 दिनों के दौरान हर एस्पिरेंट के दिमाग में ये सवाल आते हैं। और इन्हीं सवालों को सॉल्व करते करते छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो लेट अस नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम। मैं यहां पर हूं ये इंश्योर करने के लिए कि एडवांस अकाउंट्स को संभालने की कोशिश तो मैं कर चुका हूं, पर अब मुझे ये पूरी कोशिश करनी है कि इन जनरल टिप्स के द्वारा कम से कम भी आपके मार्क्स में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। जमीन आसमान का फर्क, जी बिल्कुल। ये कुछ ऐसे सवाल है जो जनरली हर एस्पिरेंट को परेशान करते हैं और डेफिनेटली आज इन सवालों का एक सटीक जवाब जो है, एक पुख्ता जवाब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प किया था और मैं 200% श्योर हूं अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहला सवाल, सबसे बेसिक और सबसे पहला सवाल जो लगभग हर एस्पिरेंट सोचता है कि व्हाट टू स्टडी बिफोर एग्जाम। व्हाट टू स्टडी, बोलो, क्या आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया था कि भैया एग्जाम, अगर समझो अब 3 तारीख को एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, अगर मैं कल से एडवांस अकाउंट्स पढ़ना शुरू करता हूं, 2 या 3 दिन जो भी मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, तो मुझे पढ़ना क्या है? या समझो उसके बाद 5 तारीख को जब लॉ का पेपर है, तो 3 को घर आने के बाद 4 को 5 की सुबह, इन सब के दौरान मुझे पढ़ना क्या है? ये सबसे सबसे मेजर सवाल रहता है सबके दिमाग में गाइस। तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। पर कहां से पढ़ने हैं? तो मॉड्यूल इज द किंग गाइस, मॉड्यूल इज द किंग। क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले मॉड्यूल को रिवाइज करने की कोशिश करनी है। देखो, अब इसमें ना मेरे साइड से तो समझ लो कंपल्सन ही है कि मॉड्यूल ही पढ़ना है, पर लेकिन बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने कोई और फैकल्टीज के कॉम्पैक्ट्स रेफर किए होंगे या जो भी चीज समरी बुक्स रेफर करी होगी, तो उस पर्टिकुलर बुक को रिवाइज करना है। पर अब किस तरीके से रिवाइज करना है, किस ऑर्डर में रिवाइज करना है? तो भाई ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पढ़ने होंगे वो चैप्टर्स जो आपको थोड़े बहुत तो आते हैं। मतलब आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट भले ना हो उन चैप्टर्स में, और आप लोग के लिए वो चैप्टर्स एकदम इजी वाले भले ना हो, पर एटलीस्ट थोड़े कॉन्फिडेंट तो हो। तो सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करेंगे जो आप लोग के लिए क्या हो, आप लोग के हिसाब से आप लोग के लिए वो चैप्टर्स किस टाइप के चैप्टर्स हो, आप लोग के लिए मॉडरेट चैप्टर्स हो। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना है। सेकंड जो पढ़ेंगे वो थोड़े हार्ड जो लगते हैं ना चैप्टर्स, वो पढ़ेंगे। और आखिरी में जो चैप्टर्स पढ़ने वो कौन से वाले जो आप लोग को बहुत इजी लगते हैं, जो ऐसे चैप्टर्स है कि एक बार को अगर नहीं भी देख के जाओगे या सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के चले जाओगे तो भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे या क्वेश्चन आंसर
कर पाओगे। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से क्या होगा गाइस, आप लोग ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर करके जाओगे विथ फुल कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि इजी चैप्टर्स में तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, मॉडरेट को पहले टाइम दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हार्ड में तो चलो पहले ही नहीं था कॉन्फिडेंस, पर एटलीस्ट थोड़ा टाइम दोगे तो एटलीस्ट एमसीक्यू तो सवर जाएंगे, एटलीस्ट एमसीक्यू तो सवर जाएंगे। और एमसीयू के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्या पता नसीब चले तो जो थोड़ा बहुत किया है उसमें से ही आ जाए। ठीक है, तो ये ऑर्डर में अपने लोगों को पढ़ना है। अब ये तो हो गई बात कि क्या क्या चीजें अपने लोग को पढ़नी है, पर इसके अलावा और क्या करना रहेगा। तो जिस दिन एग्जाम है गाइस, जिस दिन द डे ऑफ एग्जाम जो है, उस दिन गाइस कोशिश करना कि उस दिन ना आप लोग बिल्कुल भी कुछ नया चैप्टर या उसका रिवीजन ना पेंडिंग रखो। क्योंकि उस दिन एग्जाम चालू होने के कुछ घंटे पहले अगर सुबह में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मतलब वो थोड़ा लेट हो चुका है पढ़ने के लिए। तो उस दिन क्या करें फिर, उस दिन सिंपली एमटीपी लेटेस्ट अटेम्प्ट का, आरटीपी लेटेस्ट अटेम्प्ट का, यानी कि आप लोगों के अटेम्प्ट का, और टाइम बचता है तो पिछले अटेम्प्ट का, और जो भी पीवाई क्यूज आपके पास हो, यानी कि मेरे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, या आपके कोई मार्क करे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, या किसी और फैकल्टी के आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज है, तो वो चीजें सॉल्व करनी है। उसके अलावा सबसे मेजर चीज क्या, एमसीक्यूज की थोड़ी प्रैक्टिस उस दिन सुबह करनी है। तो भैया बहुत सिंपल है, मेन फोकस किस पे रखना है, मॉड्यूल या जो भी समरी बुक आप यूज करते हो उस पे फोकस रखना है पहले 1.5 दिन के दौरान, और एग्जाम के दिन सुबह इन चीजों पे प्राइमरी फोकस होना चाहिए। किस ऑर्डर में पढ़ना है वो भी मैंने इधर स्पेसिफाई कर दिया। डन है गाइस, पहला सवाल सॉर्टेड। व्हाट टू स्टडी, अब आपके दिमाग में उस 1.5 दिन में, उस 1.5-2 दिन में ये डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि भैया अब हम क्या पढ़े। क्लियर है क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, क्या क्या करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये सवाल है ना, मेरे को बहुत बच्चे पूछते हैं, और ये सवाल सिर्फ एग्जाम डेज के लिए नहीं, यूजुअल क्वेश्चन भी रहता है कि भैया दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे आप पढ़ते हो। पर ये सवाल ना गाइस जेन्युइनली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी इन 1.5 डेज, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी इन 1.5 डेज। भाई तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम लोग पूरी पूरी रात सोए ही ना दोनों दिन, तो तुम एग्जाम लिखोगे कैसे, इतना ड्राउजी फील होगा उस टाइम पे कि एग्जाम लिख ही नहीं पाओगे। और देयर इज अ सर्टेन लिमिट गाइस, उतनी देर ही आप एफिशिएंटली इफेक्टिवली पढ़ पाओगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। उस टाइम पे आप क्या करोगे, सिर्फ बुक घसोगे। इसलिए 1.5 दिन में कितना घंटे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समझो भैया 5 बजे तुम्हारा पेपर खत्म हो रहा है डे 1 पे, ठीक है, 5 बजे पेपर खत्म हुआ डे 1 पे, 5 बजे पेपर खत्म हुआ, समझो तुम 6 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाओगे, दूर सेंटर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक आ जाओगे। उसके बाद आराम से 1-1.5 घंटा रेस्ट लो, डिनर करो, फ्रेश हो, फोन यूज करो, मार्क माय वर्ड्स फोन यूज करो, बिंदास यूज करो, पर अगर कंट्रोल है हाथ में तो ही। ठीक है, 7 बजे तक मैक्सिमम घर आ गए, उसके बाद टेक अ ब्रेक। कितनी देर का ब्रेक लेना है, तो बहुत ज्यादा नहीं लेना है, देखो आखिरी 15 दिन की मेहनत है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैक्सिमम 1.5 आवर्स जितना ब्रेक, और डिनर का टाइम मिला के 2 आवर्स जैसा ब्रेक टोटल ले लो। 7 बजे से मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा 6 बजे हो जाता है तो तुम 2.5 घंटे का ब्रेक ले लो, 2-3 घंटे का ले लो, लगभग लगभग, मतलब मैक्सिमम मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एग्जाम वाले दिन मैक्सिमम आके 9 PM, मार्क माय वर्ड्स गाइस, कितने बजे, 9 बजे पढ़ने बैठ जाना है, सिट टू स्टडी। ठीक है, 9 बजे से भैया मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा मत पढ़ो, 9 बजे से ज्यादा कितना पढ़ो तुम, 12 बजे तक पढ़ो। ठीक है, देखो जल्दी बैठ सकोगे ना, 8 बजे तक बैठ पाओ ना अगर, तो बहुत अच्छी बात है। पर उसके लिए ऐसा मत करना कि तुम एकदम अभी भी एग्जॉस्टेड हो मेंटली और तुम पढ़ने बैठ जा रहे हो, तो कोई पॉइंट बचेगा नहीं उसमें, वो चारों घंटे वेस्ट जाएंगे। उससे अच्छा 1 घंटा कम पढ़ो, पर 3 घंटा एकदम एफिशिएंटली पढ़ो, टिप टॉप। ठीक है, ये हो गया 3 घंटा डे 1 पे। ठीक है, प्लस अब डे 2 तो है छुट्टी वाला दिन, है ना। डे 2 कौन सा डे है, हॉलीडे वाला दिन है, वो तो पूरा दिन अपने पास अवेलेबल है। देखो 6 घंटे का नींद ले लो इधर, सिट टू स्टडी एट 6 AM, अराउंड 6 AM। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट टाइम्स दे रहा हूं, कोई भी मेरे को मत बोलना कि भैया आपने तो इतना डॉट टू डॉट ऐसे लिखा है, ऐसा रफ है, ये रफ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना देर पढ़ना है। तो 6 बजे भैया तुम पढ़ने बैठ गए, अब 6 बजे से रात को 12 बजे तक पढ़ना है।
किसी ने मेरे को बोला ही नहीं, मैंने गलत लिख दिया ना, ऊपर 12 PM नहीं है, वो 12 AM है गाइस। ठीक है, 12 AM तक कितना घंटा हो गया टोटल? 18 घंटे का टाइम हुआ। अब तुम बोलोगे इतने देर कोई पढ़ थोड़ी सकता है लगातार, ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है इतनी देर। इसमें से कर दो -2 आवर्स, जितना 2 to 3 आवर्स तुम माइनस कर दो इसमें से। वो किस चीज के लिए? तुम्हारे फ्रेश होके उठने के लिए, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। पर गाइस 2 से 3 घंटे के अंदर सब समा जाना चाहिए। तो कितने टाइम इफेक्टिवली, कितना टाइम बच गया? 15 to 16 आवर्स। क्लियर है? अब आ गया अपना डे 3 यानी एग्जाम डे। ठीक है, एग्जाम डे हो गया डे 3। तो एग्जाम डे वाले दिन भी कितने बजे उठना है? उठना तो सुबह 6 बजे ही है। ठीक है, 6 AM को ही उठेंगे, मतलब भाई मतलब 6 घंटे के आसपास का स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो। 6 बजे उठ गए और कितने बजे तक पढ़ना है? समझो 11 AM तक। ठीक है, ये कितना घंटा हो गया? 5 आवर्स हो गया, और इसमें भी कर दो -1 आवर्स नहाना धोना ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, कितना हो गया टोटल? इफेक्टिवली 4 आवर्स। कितना हो गया? हायर साइड गिनते हैं, 3 घंटा, 15 से 16 घंटा, यानी 16 गिन लेते हैं एक बार, और इधर 4 घंटा। इफेक्टिवली कितना घंटा हो गया गाइस? 23 घंटा हो गया। 23 आवर्स, एंड ट्रस्ट मी 23 to 24 आवर्स इज एक्चुअली फैक्चुअली द टाइम जितना आप लोगों को डिवोट करना है वो 1.5 पौने 2 दिन के दौरान। और इससे ज्यादा गाइस ह्यूमेनली पॉसिबल भी नहीं है देना, बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी फिर। या तो नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, और बहुत नींद सैक्रिफाइस होगी ना तो पेपर में दिक्कत आएगी। और नींद नहीं सैक्रिफाइस हो रही है तो फिर मे बी पूरे दिन में कोई और ब्रेक नहीं ले रहे हो तुम, तो इनइफेक्टिवली बस बुक को देख रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। 23-24 घंटा मैक्सिमम, थोड़ा स्लीप सैक्रिफाइस, थोड़ा ब्रेक सैक्रिफाइस करके ज्यादा से ज्यादा 25 घंटे तक आप खींच सकते हो। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है गाइस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। स्ट्रेट आंसर मैं दे रहा हूं आप लोगों को, कुछ भी मैं आप लोग पे छोड़ ही नहीं रहा हूं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट उठाया आंसर लाके पटक रहा हूं आप लोग के सामने कि भैया 23 से 25 घंटे के बीच में पढ़ना है। ये भी नहीं बोल रहा 23 घंटे से कम पढ़ो, ज्यादा रिलैक्स करो, 23 घंटा तो पढ़ना है। और ये भी नहीं बोल रहा 25 घंटे से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ के तुम कुछ फायदा नहीं कर रहे हो। डन है, सॉर्टेड है। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है बच्चों की, ये हो गई सॉर्ट। अगला सवाल भैया, कि ये भी मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि इतने से दिन में, भाई 1.5 दिन का टाइम है, ठीक है, उसमें सिलेबस कैसे कवर करे? 1.5 दिन में सिलेबस कैसे कवर करे? ठीक है, तो पता है भाई अपने को सिलेबस तो पता है, 3-3 मॉड्यूल, 4-4 मॉड्यूल, 2-2, 2.5-2.5 मॉड्यूल, कितना कुछ है पढ़ने के लिए, है ना। 15 चैप्टर, 20 चैप्टर। अकाउंट्स में तुम एडवांस अकाउंट्स में अपने 25 से ज्यादा तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो, उसके अलावा चैप्टर्स जो है वो अलग। लॉ में इतने सारे चैप्टर्स है, कंपनी लॉ अलग है, अदर लॉज अलग है, कॉस्टिंग में इतने चैप्टर्स है। हर चीज में भरपूर माल सामान है पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी देखो फैक्चुअली अगर मैं ये आपके अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए बोलूं, अपने पास टैक्स और ऑडिट के लिए तो भैया 3-3 दिन है ही, तो इसीलिए उसको एक बार इस सवाल के परव्यू से बाहर रखते हैं। मेन फोकस किस पे आ गया अपना? FMSM पे, कॉस्टिंग पे और लॉ पे, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स के लिए भी अपने पास प्रायर टाइम है। ठीक है, 1.5 दिन में सिलेबस कैसे कवर करना है? अब मैंने बता दिया तुमको, पढ़ना 23 से 25 घंटा, एवरेज 24 घंटे का टाइम अपन समझ के चलते हैं। अब 24 घंटे में क्या पढ़ना है वो भी मैंने आप लोगों को पहले सवाल में ही बता दिया था, व्हाट टू स्टडी में। ठीक है, क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, तो वो सवाल भी नहीं आना चाहिए कि 24 घंटे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बचता क्या है कि ये 24 घंटे को किस तरीके से एलोकेट करना है, तो वो भी सवाल देखा जाए ना तो मैं पहले क्वेश्चन में ही जवाब दे चुका हूं। सबसे पहले मॉडरेट चैप्टर्स को टाइम देना है, ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं उसको, और फिर उसके बाद इजी चैप्टर्स को करना है, और लास्ट एक्चुअल एग्जाम डे पे क्या क्या करना है वो भी मैं बता चुका हूं। ऐसा करने से सिलेबस 99.99% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं पक्का कंप्लीट होगा ही होगा। पर ये गारंटी कैसी है भाई? 99.99% ही है। अब देखो आप लोग मेरे को बोलोगे मैं चीटिंग कर गया इधर, पर गाइस देखो थोड़ा तो वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं 1.5 दिन में EISSM पूरा नहीं कर पाया था। मैंने संडे के सेशन में भी बताया था कि मैं EISSM में EIS का एक चैप्टर और SM का एक चैप्टर, जो दोनों चैप्टर्स मुझे सबसे इजी लगते थे और ऐसे लगते थे कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना
तो एक बार को मैं खाली हाथ तो नहीं आऊंगा वापस, कुछ ना कुछ तो ढंग का और क्वालिटी आंसर, भले एकदम सेम ना हो पर कुछ अच्छा आंसर कि मुझे थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल जाए, वैसा लिख के आऊंगा। और वो दोनों चैप्टर्स में सिर्फ ओवरव्यू ही लेके जा पाया था लास्ट मोमेंट पे। पर लेकिन जो ऑर्डर मैंने बताया ऊपर वो ऑर्डर फॉलो करेंगे तो 99.99% सिलेबस खत्म हो गई। देखो देखा जाए तो मैं भी सिलेबस खत्म करके गया था, पर क्या था, इजी वाले चैप्टर्स को मैंने कम टाइम दिया था जैसा मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कीप इट सिंपल गाइस। बहुत ज्यादा किसी चीज में मत डूब जाओ। ये जो हार्ड चैप्टर्स वाला जो सेशन है ना, सेकेंड पॉइंट सेकेंड स्टेज पे जो मैं आपको करने बोल रहा हूँ, इसमें बहुत बार क्या होता है कि आप लोग बहुत डीप चले जाते हो। तो मैं आपको एकदम क्लियर टर्म्स में बोल देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत डीप नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप लोग बहुत डीप चले जाओगे ना उस चीज में तो क्या होगा, वो हार्ड चीज ऑलरेडी आपको हार्ड लग रही है, अब बहुत डीप जा रहे हो तो आपको और कंफ्यूजन हो रहा है, आपको वो चीज दिमाग में बैठ भी नहीं रही है और बाकी सब चीजें भी क्या होते जा रही है, मिक्स होते जा रही है। तो ये चीज नहीं होने देनी है। क्लियर है गाइस? इस तरीके से अप्रोच फॉलो करेंगे, 1.5 दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा। क्या मेंटेन करना है, घंटे मेंटेन करना है। बहुत लोग बोलेंगे इफेक्टिवली तुम 10 घंटा भी पढ़ लो, बड़ी बात है, पर मैं एकदम छाती ठोक के बोलता हूं, इफेक्टिवली पढ़ना जरूरी है, माना, इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स मैटर करते हैं, माना, पर अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स भी ज्यादा होंगे तभी तो मतलब है, इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स भी कुछ तो एक सर्टेन बेंचमार्क जितने होने चाहिए ना, तभी तो आप सक्सीड कर पाओगे। सही बात है। अब मैं बोलूं मैं इफेक्टिवली 2 घंटा पढ़ के गया और कोई इनइफेक्टिव होके भी समझो 20 घंटा पढ़ के गया, तो उस 20 घंटे में भी वो कम से कम क्वालिटी टाइम 50% एफिशिएंसी से काम करके 10 घंटा तो निकाला होगा। और मैं 2 घंटा एफिशिएंसी पूरा 100% के साथ हूं तो भी 2 घंटा ही निकाला, तो मतलब वो अगला मेहनत करके 10 घंटा पढ़ा इफेक्टिव, मैं 2 घंटा ही पढ़ा हूं। तो सिर्फ इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव के साथ क्वांटिटी भी मैटर तो करता है। ठीक है, तो इतना मेंटेन करेंगे, 1.5 दिन में आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि मेन टैक्स और ऑडिट जिनमें सिलेबस कंप्लीट होने में दिक्कत आती है, उसके लिए अपन के पास कितना टाइम है, तो ध्यान रखो 3 दिन है। आराम से 3 दिन में क्या करो, इसका 2 टाइम्स कर दो, उतना टाइम तो आप पढ़ ही सकते हो। 2 टाइम से थोड़ा ज्यादा है, 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली ना 50 घंटे तो आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, 50 घंटे तो आराम से निकलेंगे, 50 घंटे तो निकालने हैं, ये बात दिमाग में रजिस्टर कर लो, 50 से 55 घंटे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल भी सॉर्टेड अपना। अब अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले एग्जाम में क्या अटेम्प्ट करें, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि एमसीक्यू वर्सेस सब्जेक्टिव, व्हाट इज टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट। पहले क्या, आप लोग खुद सोचो, क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑनेस्टली इसका आंसर है ना, बहुत हर इंसान पे डिपेंड करता है कि उसका कंफर्ट जोन क्या है। तो ट्रस्ट मी गाइस, आपका हर एक जन का मेथड अलग हो सकता है। कोई एकदम स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करेगा, देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। देखो इसमें ये है अपना टाइमलाइन एग्जाम के 3 घंटे, कोई तो करेगा स्टार्ट करेगा एमसीक्यूज से, कोई एमसीक्यूज को मिडल में करेगा और कोई एमसीक्यूज को एंड में करेगा। अकॉर्डिंग टू मी गाइस, एमसीक्यूज क्यों स्टार्ट में नहीं करने चाहिए, मेरा सजेशन क्या रहता है, स्टार्ट में एमसीक्यूज नहीं करना है। और व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट इज कि वो जो 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग टाइम के गाइस, उसमें आप एमसीक्यूज नहीं देख सकते हो। एमसीक्यू बुकलेट भले आपको मिल जाएगी, पर एमसीक्यू बुकलेट उस टाइम है ना सील रहती है, आप ओपन नहीं कर सकते हो उस टाइम में वो सील को। ठीक है, क्योंकि अगर वो उस चीज में इन्विजिलेटर आपको देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं ना, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए वो एमसीक्यू तो आप रीड कर ही नहीं पा रहे हो। उस 15 मिनट में आप सब्जेक्टिव का पूरा एक प्लान अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो। सही बात है। तो अब पहले जो प्लान क्रिएट किया है ना, उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, एक फ्लो बैठाना है। और वो फ्लो जब बैठ जाए ना, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ से ज्यादा 60% ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट जब खत्म हो जाए ना, तो उसको अपने मिडल में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना बोलेंगे। 60% अटेम्प्ट करने के बाद बीच में अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसके बाद रिमेनिंग 40% को सब्जेक्टिव का पोर्शन कवर अप करेंगे। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। स्टार्टिंग में करना तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करो, ये जरूर बोलूंगा, पर हाँ एंड के लिए छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सब्जेक्टिव पोर्शन टाइमली खत्म कर दोगे तो। क्योंकि वरना सब्जेक्टिव के चक्कर में हो सकता है कैश मार्क्स आप लोग
लास्ट में अटेम्प्ट चेक करने के चक्कर में क्या करो, खो दो। और वो भी अपन को नहीं होने देना है। ना सब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज करना है पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके, और ना एमसीक्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना है लास्ट में रख के। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सजेशन मिडिल में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का रहता है। हो सके तो सजेशन फॉलो कीजिएगा, नहीं तो अगर आप लोगों का हाथ सेट है, आप लोग अभी तक प्रीलिम्स या पेपर्स जो लिखे रहेंगे उसमें जिस तरीके से करते आए, इफ यू आर कंफर्टेबल गो विद दैट, और एल्स गो फॉर दिस अप्रोच। एकदम फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड गारंटीड अप्रोच है, लगभग हर इंसान आपको यही अप्रोच रेकमेंड करेगा। ठीक है गाइस, हो गया, सिंपल बात है ये, एकदम क्लियर। 6 गाइस बोलो, डन 6। नेक्स्ट सवाल, अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि 3 घंटे में पेपर कैसे मैनेज करना है, 3 आवर्स में पेपर कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसमें दो जवाब बनेंगे गाइस। दो जवाब क्यों बनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का अप्रोच जो रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सही बात है, ठीक है। अब पहले थियोरेटिकल सब्जेक्ट से अपने शुरू करते हैं। तो जब थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की अपन बात करते हैं तो उसमें जैसे आ गया ऑडिट आ गया, ठीक है, एफएम एसएम में से एसएम आ गया, लॉ आ गया, पार्शियली जीएसटी आया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, मोटा मोटी अपना थियरी सब्जेक्ट्स होता है। थियरी सब्जेक्ट्स को यूजुअली कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग चैलेंज। क्यों, क्योंकि थियरी में ऑलरेडी लिमिटेड लिखना रहता है, वो पेपर कंप्लीट हो ही जाता है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बात अलग है, बाकी वो कंप्लीट हो जाता है। पर कंप्लीट करने के लिए और पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो सबसे पहले फर्स्ट व्हाट विल यू बी अटेम्प्टिंग थियरी सब्जेक्ट्स में, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता हो, सबसे अच्छे से जो क्वेश्चन आता हो ना, वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पर इस हड़बड़ाहट में ये मत भूल जाना पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना गलती से स्किप मत कर देना। जो सबसे अच्छे से आता है पहले वो अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद कच्चे पक्के वाले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कच्चे पक्के, फिर ऊपर की स्ट्रैटेजी के अनुसार बीच में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाएगा। सही बात है, और लास्ट में जो नहीं आते हो वो वालों के लिए रखना है। मतलब देखो फैक्चुअली तो आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, जो नहीं आते उसमें तो ऐसे भी थोड़ा बहुत मोटा मोटी फेंकना ही है, तो फिर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थियरी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी स्पीड जो है मेंटेन करनी है, और स्पीड ऑटोमेटिकली अगर पहले जो सबसे अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करोगे ना तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हाथ उस पर सेट हुआ हुआ रहेगा। पर ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे से आ रहे हो तो मक्खन की तरह बस मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। थोड़ा ध्यान रखना, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो भैया 3 मार्क के हिसाब से आंसर लिखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में गाइस बहुत दिक्कत होती है पेपर कंप्लीट करने में। इसके लिए एज सच कोई टिप्स नहीं होती है। इसके लिए देखो क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है पेपर कंप्लीट होने में। एक तो चाहिए एक्यूरेसी कि भैया तुम सही कंप्लीट कर रहे हो, और चाहिए स्पीड कि एक तुम कंप्लीट कर पा रहे हो। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए होंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें प्रैक्टिस लिखना थोड़ा अनजस्टिफाइबल है। रैदर मैं एक्यूरेसी के लिए पता है क्या लिखूंगा, कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट अगर तुम पक्के करके गए हो ना तो तुमको एक्यूरेसी में दिक्कत आएगी नहीं, तुम सही लिखोगे। और स्पीड के लिए भैया क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस के है ना एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करना नहीं है, कैलसी पे भी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटर पे भी आपका हाथ बैठा हुआ होना चाहिए कि कब m प्लस m माइनस यूज करना है या ग्रैंड टोटल का यूज करना है, फटाफट कैसे सम करके माइनस करना है, जो भी करना है हाथ एकदम बैठा हुआ होना चाहिए। क्या भैया आप एक हाथ से कर सको दूसरे हाथ से लिख सको, एक हाथ से कर सको दूसरे हाथ से लिख सको। अभी भी दिन बचे हुए हैं, जितने सम सॉल्व कर रहे हो हर बार प्रैक्टिस में ये चीज अडॉप्ट करो। घर पे अब रिवीजन करते वक्त, एग्जाम की तैयारी करते वक्त, कि आप लोग एक हाथ से कैल्सी यूज करो दूसरे हाथ से लिखो, एक हाथ से कैल्सी यूज करो दूसरे हाथ से लिख पाओ। या फिर एटलीस्ट कैल्सी भले लिखने वाले हाथ से यूज कर रहे हो तो फटाफट यूज करो कि फटाफट आप लोग लिख सको और कॉपी करने में मिस्टेक्स नहीं करनी है। दिक्कत थोड़ी पेपर कंप्लीशन में प्रैक्टिकल में आती ही है, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज बाउंड टू हैपन के दिक्कत आएगी।
ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीशन में दिक्कत आएगी, पर आपके पास अब एडेड एडवांटेज क्या है कि अपने पास 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है जिसमें थियरी एमसीक्यूज भी होंगे, तो पेपर कंप्लीशन थोड़ा इजी हो सकता है। अब मैं वो 3 घंटे का ब्रेकअप भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, वो 3 घंटा शुरू होने से पहले के जो 15 मिनट है ना गाइस, वही आपके अगले 3 घंटा डिसाइड करते हैं। ये चीज आपको बहुत लोग बोलते होंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द फैक्ट। वो 15 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर रीड करना है, और पेपर रीड करके सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ एक चीज। क्या करना है, डिसीजन। अगले 3 घंटे में आपका ये डिसीजन वाले फैक्टर पे 1 सेकेंड भी नहीं वेस्ट होना चाहिए। क्या डिसीजन करना है भैया, कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, वो चीज पहले ही डिसाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर जो 3 घंटा बचता है, फिर जो 3 घंटे की बात आई, किस तरीके से किस ऑर्डर में करना है वो तो मैंने बता दिया है, पर 3 घंटे में मोटा मोटी आप लोग है ना, ये बफर टाइम समझ के चलना। 15 मिनट के आपको रिवाइज करने के लिए या पेपर चेक करने के लिए या कुछ नहीं आता हो लास्ट में कॉन्टेम्पलेट करने के लिए बचाने हैं। ये दिमाग में रख के पेपर अटेम्प्ट करना कि 2.75 घंटा ही है, तब जाके 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं बोल रहा 15 मिनट चेकिंग के लिए हर बार मिल जाएगा, शायद कोई पेपर में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी ये तो उल्टा नहीं ही मिलेगा, पर एटलीस्ट ये दिमाग में रखोगे ना, तब 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होगा। मैक्सिमम एमसीक्यूज में आपके लगने चाहिए 30 to 40 मिनट्स का एवरेज टाइम लगना चाहिए, हायर साइड पे 40 मिनट्स, 30 मिनट के आसपास में तो आराम से हो जाते हैं, और हो सके ना तो 25 मिनट में भी कंप्लीट करा जा सकता है। ठीक है, बचे हुए कितना टाइम बच जाता है गाइस, निकालो तो 2 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम बच सकते हैं, और 2 घंटा 5 मिनट जैसा। ठीक है, तो लगभग समझ लेते हैं 130 मिनट जैसा एवरेज टाइम जो आपके पास बचा है, उसमें आप बाकी का क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मैंने सेशन में भी बताया था, तब गिनती 140 मिनट्स की आई थी, क्योंकि तब ये बफर टाइम मैंने नहीं बोला था, और एमसीक्यूज में भी 5 मिनट कम कंसिडर किया था। मोटा मोटी हर मार्क के लिए 2 मिनट है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट से थोड़ा कम रहेगा। मतलब समझो अगर आपके पास एक 14 मार्क का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है 14 नंबर का, तो उसके लिए आपको 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। और गाइस ट्रस्ट मी, 25 मिनट इज सफिशिएंट टाइम। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी 25 मिनट मोर देन इनफ टाइम है एक 14 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो आराम से कंप्लीट हो सकता है। मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूव कर दिया कि पेपर आराम से, और मैं आपको बहुत ऐसा भी नहीं इमेजिनरी टाइम्स दे रहा हूं कि भाई तुम 14 मार्क का 15 मिनट में या 20 मिनट में खत्म कर दो। 25 मिनट गाइस बहुत होता है कंप्लीट करने के लिए, बहुत होता है। ठीक है, डन है गाइस, ये क्वेश्चन भी हो गया डन एंड डस्टेड। ये थे मेजरली क्वेश्चंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली हर बच्चा एग्जाम के 15 दिनों के दौरान जरूर पूछता है। इसके अलावा कुछ जनरल टिप्स, कुछ थोड़े और एफएक्यूज मेरे साइड से भी, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम में ध्यान रखने के लिए, जो एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। कौन सी चीज है अब ये, सबसे पहला तो ये फैक्टर ना, ये है ना किल फैक्टर रहता है, ट्रस्ट मी गाइस। ये आपकी जीती हुई बाजी को पूरा का पूरा पलट सकता है और आपको हरा सकता है, आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकता है, ये व्हाट इफ वाला फैक्टर। ठीक है, व्हाट इफ वाले फैक्टर से मेरा मतलब क्या है भैया, देखो एग्जाम चालू होने से पहले तक, एग्जाम के पिछले दिन तक रिवाइज करते वक्त सबके दिमाग में ये चीज आती है कि क्या होगा अगर, अगर ये अगर क्या क्या होता है, मुझे याद नहीं आया, मुझे कुछ याद नहीं रहा। ठीक है, या फिर हड़बड़ी में कोई गलती कर दी, या फिर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। ये सब व्हाट इफ फैक्टर्स ना दिमाग में हर दम घूमते रहते हैं, पर ध्यान रखना है, जैसे ही वो 3 घंटे की घंटी बजी, जैसे ही वो 3 घंटे शुरू होने की घंटी बजी ना गाइस, ये सब दिमाग से उन 3 घंटों के लिए हट जाना चाहिए, एकदम हट जाना चाहिए। ठीक है, ये व्हाट इफ फैक्टर सिर्फ इतने पे ही सीमित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इफ फैक्टर मेरे सब्जेक्ट का भैया, एडवांस अकाउंट्स का, सबके दिमाग में, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो क्या। ऐसे टाइप के फैक्टर्स हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड रहेंगे, पर मैं अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बोलूं, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो क्या गाइस। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने संडे का सेशन, सॉरी सैटरडे का सेशन नहीं अटेंड किया था,
वो लोग एक बार जाके सैटरडे के सेशन में मैंने अपना लास्ट के नहीं, मतलब समझो जब 2 घंटे के आसपास खत्म हो गए थे, तब मैंने मेरे पेपर 1 अकाउंट्स का लाइव एनालिसिस किया था उस लेक्चर में। देखना जाके मैंने दिखाया है बाकायदा, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई थी। आखिरी 5 मिनट बचे थे गाइस मेरे पास, कितना टाइम, आखिरी 5 मिनट, और मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई थी। ठंडा दिमाग रखना सबसे जरूरी है उस टाइम पे। बी काम गाइस, बी काम। ऐसे भी समझ लो, तुम हड़बड़ाहट करके क्या उखाड़ लोगे? तुम हड़बड़ाहट करके तुमसे क्या हो जाएगा? उल्टा सही होती चीज शायद आंखों के सामने जो गलती है वो भी नहीं दिखे। मैंने ठंडा दिमाग रखा, और फिर मुझे मेरी एकदम सिली मिस्टेक दिखी कि मैंने क्वेश्चन पेपर से एक अमाउंट गलत कॉपी किया था, और तुरंत मेरी बैलेंस शीट फिर टैली हो गई गाइस। ठीक है, ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हो सकती है एग्जाम में। पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी इससे। आराम से चिल करके एक बार के लिए ऐसे क्वेश्चंस को इसीलिए प्रेफर करना कि आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करो। मैंने भी बैलेंस शीट का फुल फ्लेज क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट किया था। हो सके तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखो, क्योंकि बीच में ऐसा होना ना नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है गाइस, के पैनिक होंगे ही होंगे, और चांसेस है कि पेपर स्पॉइल हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये गलती अपन ना करें। बाय चांस अगर बैलेंस शीट एक बार को टैली नहीं भी होती है ना गाइस, तो क्या करो, एक बार आगे बढ़ जाओ। दिक्कत आएगी, बार बार मन में वो ख्याल आते रहेगा, पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना याद रखना, इस एक बार आगे ना बढ़ने के चक्कर में आप अगले शायद 4 महीनों तक आगे ना बढ़ पाओ। और याद रखना गाइस, शायद 4-5 मार्क बचाने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज है 4 महीने। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, और ये बात दिमाग में रख के ही पेपर अटेम्प्ट करना। कितनों ने हाफ सीए सीरीज देखी है? कमेंट डाउन करना कि कितनों ने हाफ सीए सीरीज देखी है। उसमें अगर आप लोग को याद हो, उसके फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर, फाउंडेशन इंटर के अकाउंट्स का पेपर, सॉरी, पहला ही पेपर उससे स्पॉइल होता है, और वो क्या करती है, आधा पेपर अटेम्प्ट करके फिर उठ के चली जाती है एग्जाम हॉल में से, घर पे जाके सॉल्व करती है। हर बार बैलेंस शीट टैली होती है, एग्जाम हॉल में बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। पैनिक करके पेपर खत्म करने के जगह स्पॉइल करके चली जाती है, और ये चीज उसको बाद में रिग्रेट डेफिनेटली होती है। अपन को नहीं चाहिए रिग्रेट हो, तो ध्यान रखेंगे ये सब व्हाट इफ एक बार दिमाग से हटा देने। ऐसे भी अभी आप उस सिचुएशन में हो, अब जो होना है हो रहा है, जो होना है होने वाला है, तो एटलीस्ट अभी तो वो स्ट्रेस लेके मत आगे बढ़ो इससे, क्योंकि सिर्फ वो पेपर ही नहीं, हो सकता है आगे के पेपर्स भी स्पॉइल हो। तो ये बात ध्यान रखनी है, इस फैक्टर को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हो सकता है ये सब्जेक्ट आपका वीक था, या ये सब्जेक्ट थोड़ा कम अच्छा जाना लिखा था, आगे अभी बहुत पेपर बाकी है, और बहुत आसानी से कवर अप आप करोगे। ठीक है, डन है गाइस? ओके, अगली चीज भैया, स्लीप। कितने घंटे सोना है? मैंने ऊपर भी बहुत क्लियरली बोला, 6 घंटा नींद मेंटेन करने का ट्राई करना। कम कर करके 5-5.5 घंटा तो सोना ही है। आई हैव फ्रेंड्स गाइज, जो लोग इससे कम सोए थे, 3 घंटा 4 घंटे की नींद पे थे, एंड ट्रस्ट मी उनके पेपर स्पॉइल हुए हैं। उनको बहुत ड्राउजी फील होता है पेपर के दौरान। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एफएम इको का जब पेपर था, सॉरी एफएमई को नहीं, ईआईएसएसएम का जो पेपर था, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला, मैं पेपर सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया था। उस एक पेपर के दौरान मैं अग्री करता हूं, मैंने 4 घंटे के आसपास की स्लीप ली थी उस टाइम पे, जो कि कम थी काफी, और मुझे ईआईएसएसएम में ऑनेस्टली बहुत दिक्कत आई थी। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज कोशिश करना कि आप लोग ना करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता भी नहीं है, कि बहुत ज्यादा आप कवर अप भी नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आप डिफरेंस आ जाएगा एक 1-1.5 घंटा कम सोने से, पर लेकिन डेफिनेटली पेपर में एफिशिएंसी लूज जरूर होगी। ठीक है, बीच में ब्लैकआउट होने के चांसेस भी हो जाते हैं, पर हाँ डेफिनेटली लास्ट पेपर जो है एफएमएसएम, उसमें अगर आपको थोड़ी नींद कट करनी है, 4-5 घंटे के बीच पे आना है, तो आप आ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको वो चीज स्ट्रेच नहीं करनी है, आगे कोई पेपर नहीं बचता, आप घर जाके सो सकते हो, नींद पूरी कर सकते हो। पर ध्यान रखना, बीच के किसी पेपर में, लॉ में या कॉस्टिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि लॉ या कॉस्टिंग के बाद भी पेपर बचेगा, और उस टाइम पे आप बिल्कुल भी नींद कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है,
एक ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी दूं स्पेसिफिकली May 24 को डेडिकेटेड आप लोग सबके लिए, तो देखो लॉ में भी थोड़ी बहुत नींद सैक्रिफाइस करोगे ना तो एक बार को चल जाएगा, क्योंकि टैक्स में 3 दिन की छुट्टी है, तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा स्लीप आप मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली कॉस्टिंग में भी अगर आप लोग थोड़ा स्लीप सैक्रिफाइस करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ऑडिट है, वापस 3 दिन की छुट्टी है, और आप लोग थोड़ा 1-1.5 घंटे का टाइम कवर अप कर सकते हो स्लीप में। तो आप लोगों के पास पता है गाइज, इट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू हैव दिस टाइम, कि आप लोग बहुत आसानी से टाइम मैनेज कर पाओगे, किसी भी पेपर में टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। कहीं नींद काटोगे तो उसके बदले अगले में ज्यादा टाइम है तो थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेना, ठीक है गाइस। तो May 24 वाले बच्चों, प्लीज 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 इस बात को समझना अच्छे से और इस अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक, आई नो इट। ठीक है, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, ऑप्शनल क्वेश्चन। देखो टाइम बचता है ना तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि बेस्ट मार्क्स आप लोगों को अवार्ड होंगे। अगर आपका समझो 1 से 5 तक आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, अब 1 में तो कंपलसरी है, उसके तो मार्क्स गिने जाएंगे, 2 में आपके 10 मार्क की है, ठीक है, 3 में आपके 11 मार्क है, 4 में आपके 12 मार्क है, 5 में आपके 14 में से 14 मार्क है, पर 5 आपने लास्ट में अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ये लास्ट में अटेम्प्ट किया तो पहले 3 चेक करके पेपर चेकर छोड़ देगा, भैया ऐसा नहीं होता। 99.99% इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस आई हैव सीन, मैंने देखा है पर्सनली के बेस्ट मार्क्स अवार्ड होंगे, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और ये वाले को कंसिडर करेंगे। तो टाइम बचता है तो डेफिनेटली ऑप्शनल अटेम्प्ट करना है। अब लॉजिकली समझो, 3 घंटे में अपने बोल रहे कि भाई अपना पेपर कंप्लीट होने के वांदे है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन तो कहां से अटेम्प्ट करेंगे? तो मैं किस ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ? डेफिनेटली देखो पूरा एक ऑप्शनल क्वेश्चन 14 मार्क का बचता है, टाइम तो करना ही है, अटेम्प्ट तो कर लेना, पर लेकिन पहले पेपर चेक करना, उसके बाद उस पर फोकस करना। अब हाँ, पर लेकिन एक कैश मार्क्स कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? अब समझो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, 5 में समझो सब पार्ट्स है, 5A है, 5B है, और 5B में और करके दूसरा ऑप्शन भी है। अब A 7 मार्क का है और ये बी 7 मार्क का है, दोनों में से बी में से और में से दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब आपने ये कर लिया, अब भैया ये वाला जो है ना, अगर ये थोड़ा भी डाउटफुल लग रहा है ना आपको, ये वाला भी अटेम्प्ट कर दो, ये वाला भी अटेम्प्ट कर दो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट का फर्क पड़ेगा, बचता है ना टाइम, तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट बिल्कुल बिल्कुल कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, इन दोनों में से जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे ना वो वाले मार्क्स आपको मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। डन है गाइस? तो ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, टेंशन मत लो, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे अपने आंसर शीट शेयर करते हुए जिसमें उनको ऑप्शनल क्वेश्चन के मार्क्स मिले हैं, यानी हायर मार्क्स अवार्ड हुए, ठीक है। तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना अगर टाइम बचता है तो, ठीक है, सॉर्ट हो गया ये भी। अब लगभग ये सेशन भी जो है एंड की टुवर्ड्स बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू एंड, कुछ भी और बहुत अहमियत वाली बातें नहीं बची है, पर हाँ ये दो छोटी सी बातें जो ट्रस्ट मी गाइज आपके रिजल्ट को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती है, ध्यान रखना। पहला बात क्या? पहली बात कौन सी? दोस्तों से बातें एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद में, ये है ना, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज, पर मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि भैया जो ऐसे दोस्त हो ना आपके, जो खुद ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहते हो, पैनिक में रहते हो, और आपको एग्जाम के जस्ट पहले सवालात करे, कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड, बिल्कुल उस दोस्त से, चाहे वो कितना ही जिगरी दोस्त क्यों ना हो, उसको भी बोलो कि वो भी ये सब ना करे, और तुम बिल्कुल उससे बात नहीं करोगे। एग्जाम के पहले किसी के कोई डाउट नहीं सॉल्व करने हैं, खुद में कोई नए डाउट नहीं पैदा करने, क्योंकि ट्रस्ट मी इतना अंडर कॉन्फिडेंस आने के चांसेस है ना उस टाइम पे, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरा, पेपर खत्म होने के बाद डिस्कशन कतई नहीं करना है, एक क्वेश्चन तक का डिस्कशन नहीं करना है कि भाई तेरा क्या आंसर आया, मेरा क्या आंसर आया, दोनों का आंसर सेम, दोनों का आंसर अलग, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ट्रस्ट मी, समझो तुमने एडवांस अकाउंट्स के बाद डिस्कशन किया, तुम्हारे दोस्त जो है
कोई ऐसा दोस्त है जिसके हमेशा एडवांस अकाउंट्स में तुमसे ज्यादा मार्क्स ही आते हैं और एडवांस अकाउंट थोड़ा उसका फोर्टे वाला सब्जेक्ट है, अब उसका आंसर आया अलग, तुम्हारा आंसर आया अलग, तुम चले गए भाई अंडर कॉन्फिडेंस में कि भाई मेरा आंसर है गलत, क्योंकि उसके तो अच्छे आते हैं, उसका सही होगा, मेरा हो गया गलत। अब लॉ पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये वाला कि ये आंसर गलत हो ही गया है, पेपर अच्छा नहीं गया, लॉ भी पढ़ के क्या करता हूँ, अगले अटेम्प्ट को देखता हूँ, या छोड़ो। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होने देनी है, इसीलिए ये दोस्तों से बातें वाले फैक्टर का ध्यान रखना है। और सबसे सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं प्रो टिप बोलूंगा आज के सेशन का, जो पर्सनली बचपन से आज तक मैंने फॉलो किया है, आज भी फॉलो करता हूं और हमेशा फॉलो करते रहूंगा किसी भी एग्जाम के लिए, कब पढ़ना बंद करना है, व्हेन टू स्टॉप गाइस। इसका आइडिया आपको सबसे पहले होना चाहिए कि व्हेन टू स्टॉप स्टडिंग। अगर ये नहीं पता है ना तो ट्रस्ट मी आप लोग डेंजर जोन में हो, क्योंकि ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं इतने बच्चे देखता हूँ वो एग्जाम हॉल में आएंगे, एग्जाम हॉल में आते आते मतलब अंदर क्लास में घुसने से पहले, फोन बैग में रखने से पहले 150 तक, 145 तो चलो रीडिंग टाइम हो जाए, 140 तक वो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उसको फोन को बैग में रख रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं। या कुछ बच्चे तो रीडिंग टाइम चालू होने के बाद पहुंचते हैं, तो उस टाइम तक वो फोन में पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। ये सब प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ गाइस, बिल्कुल मत करना। एकदम शार्प टाइम बता रहा हूं मैं, 12 मैक्सिमम है, 12 बजे पढ़ना बंद कर देना है, 12 के आगे पढ़ना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम सेंटर घर से पास में है तो 12:30 तक पढ़ लो, ठीक है, 12:30 तक पढ़ लो, उसके बाद रिलैक्स करो एकदम, ठीक है, आधा पौना घंटा, 1 बजे तक लंच करो, 10-15 मिनट रेडी होके निकलो, 1:30 तक एग्जाम सेंटर मैक्सिमम पहुंच जाओ, ठीक है, लेट मत करो 1:30 से एग्जाम सेंटर पहुंचने में। और उसके बाद अगले 15-20 मिनट रीडिंग टाइम चालू होने से पहले सिर्फ आराम से बैठो। इफ यू आर अ थीस्ट, भगवान में मानते हो, भगवान को याद करो। इफ यू आर एन एथीस्ट, जस्ट गो इनटू स्पिरिचुअलिज्म, 15 मिनट के लिए थोड़ा मेडिटेशन टाइप के जोन में चले जाओ, कुछ नहीं सोचना है, जस्ट कीप योर सेल्फ काम, एकदम ब्लैंक रहो वो 15 मिनट के लिए, एंड जस्ट सी द मैजिक। वो 15 मिनट बाद जब पेपर सामने आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये तो सब मेरे को आता है। पर हाँ, 12:30 से आगे मत पढ़ना गाइज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं प्लीज, क्योंकि मैंने देखा है, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो लोग इतना लेट लेट तक पढ़ते थे एक पेपर में, तो ही वॉज ऑलमोस्ट ब्लैंक इन बिटवीन द पेपर, दो चीजों की वजह से, क्योंकि वो सोया नहीं पूरी रात, ऑलमोस्ट ना के बराबर सोया, और दूसरा वो एग्जाम, सिर्फ उस पेपर में उसने ऐसा किया, वो एग्जाम चालू होने के 5 मिनट पहले तक भी पढ़ रहा था, और उसी पेपर में उसका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। पर ध्यान रखना है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। दिस वॉज द प्रो टिप फॉर टुडे। इसके अलावा गाइस, सच बोल रहा हूँ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि 10 महीने मेहनत करी है, 10 महीने बहुत कुछ सीखा है, अब समय आ गया है सिर्फ और सिर्फ मेहनत दिखानी है, वो झलक अब आईसीआई को दिखानी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई ट्रस्ट इन यू, मेरे को पता है कि आप लोग सब बहुत 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 अच्छा करोगे, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर ईच वन ऑफ यू कि देर इज समथिंग ग्रेट वेटिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस गाइस। हर एक के लिए कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आगे इंतजार कर रहा है, बस सही समय की देर है। शायद इस बार ही वो सही समय हो, आपने इतनी मेहनत करी है, डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइस, कभी भी हार्डवर्क पे से डोंट लिफ्ट अप योर ट्रस्ट फ्रॉम हार्डवर्क, बिकॉज एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम, स्मार्ट वर्क शायद एक बार धोखा दे जाए, पर हार्डवर्क कभी धोखा नहीं देगा गाइस, हार्डवर्क कभी धोखा नहीं देगा। एंड 10 महीनों से आपको पता है आपने हार्डवर्क किया है, मुझे पता है आपने हार्डवर्क किया है, एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट आने वाले दिन आपको भी पता चल जाएगा कि आईसीआई को भी पता चल गया था कि हाँ आपने हार्डवर्क किया है। विद दिस, all the very 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 best guys, thank you very much for attending this strategy session, for attending this FAQ based session, और हो सके उतने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, मेक इट रीच टू द कॉर्नर ऑफ इंडियाज, हर जगह ये वीडियो शेयर करो, ताकि हर बच्चे को ये जो छोटे मोटे FAQs, थोड़े डाउट्स हो, एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हो,
वो सब सॉर्ट आउट हो जाए और सब लोग बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट करो. Thank you very much once again. All the very best, guys. And this is finally, officially, संडे को भी बोला था पर अब वापस बोल रहा हूँ because this is genuinely the last time, guys, which I'll be seeing you for a long time now. Because अब कोई लाइव सेशंस नहीं होंगे, अब कोई रिकॉर्डेड वीडियोस, कोई स्ट्रैटेजी सेशंस नहीं बचे हैं. फाइनली टुडे I, Tanay Bhageria, officially signing off. Thank you very much, everyone, for being so supportive. Thank you very much, Unacademy, for this opportunity. And heartiest all the best to all of you, and heartiest congratulations as well on your hard work. And trust me, जुलाई में भी वापस मैं आपको congratulations बिल्कुल बोलूंगा, 200% बोलूंगा. Thank you very much, guys. Bye bye, and all the very best. This is Tanay Bhageria signing off.